Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saidanuddin and today we are going to start our new chapter number 11 heat and thermodynamics. आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो करेंगे. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं. ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें आप देखेंगे ये तमाम टॉपिक्स जो हैं स्टेट द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और जो है वो एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूलर मूवमेंट काजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एंड डिराइव द इक्वेशन. ये जो आपके पास प्रेशर की इक्वेशन आएगी हम इसको भी डिराइव करेंगे. और उसके बाद डिड्यूस द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस. डिराइव द गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी. डिस्क्राइब दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी of its molecules. Understand and use the terms work and heat in thermodynamics. Differentiate between isothermal and adiabatic process. Explain the molecular specific heats of gases. और हम ये relation derive करेंगे Cp minus Cv is equal to R. Explain the second law of thermodynamics and its meaning in terms of entropy. Second law of thermodynamics को भी हम describe करेंगे और understand the concept of reversible and irreversible process. उसके बाद heat engine का topic included नहीं है. ये सारे topics शुरू वाले included हैं आपके smart syllabus में. Last वाले जो topics हैं हीट इंजन को उन्होंने कहा डिफाइन करें टर्म हीट इंजन. फिर भी हम हीट इंजन को जो है वो जरा सा मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी कि हीट इंजन क्या होता है, क्योंकि हीट इंजन से ही आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आगे से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब कार्नेट थ्योरम है और उससे हम कार्नेट थ्योरम को पूरे को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये तमाम टॉपिक्स इंक्लूडेड है जिन पे ये क्रॉस लगा है. ये हीट इंजन वाला टॉपिक है या थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर या वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन डीजल इंजन, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. एनट्रोपी का टॉपिक भी इंक्लूडेड नहीं है और ये जो रिलेशन आपने डिराइव करनी ये भी, और ना ही ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस वाला टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है. तो बाकी सारा चैप्टर आपका इंक्लूडेड है. शुरू के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स. एंड वाले जो टॉपिक्स हैं एनट्रोपी वाला, पेट्रोल डीजल इंजन वाला, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर वाला, सिर्फ ये जो है ये आपके इंक्लूडेड नहीं है. तो ये मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो स्टडी करना है. तो सबसे पहले जो है हम आज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स क्या होती है. इट इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद दी हीट. हीट जो है वो थर्मल एनर्जी के साथ डील करती है. हीट एनर्जी जो है वो एक थर्मल एनर्जी है. थर्म को या थर्मल एनर्जी को हम हीट एनर्जी का नाम देते हैं और फिर उसी से आगे थर्मोडायनामिक्स का नाम देते हैं कि हीट इन मोशन. डायनामिक्स मीन, जब हम कहीं पे कहते हैं व्हाट इज डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन इन मोशन. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि थर्म जो है इट इज रिलेटेड विद हीट. हीट एनर्जी के साथ जो है वो थर्म जो है वो रिलेटेड होती है. सो ये जो चैप्टर है आपका वो हीट के साथ और हीट इन मोशन के साथ डील करता है कि हीट किस तरह से मूव करती है और कैसे वो एनर्जी आगे से आगे जो है वो ट्रांसफर होती है. तो दिस इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हीट एंड द मोशन ऑफ हीट. हीट के साथ डील करती है और हीट किस तरह से हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है उसकी मोशन के साथ डील करती है. तो ये इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि थर्मोडायनामिक्स जो है डील्स विद द वेरियस फिनोमेना ऑफ द एनर्जी एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज the matter, especially the transformation of heat into other forms of energy. तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि हीट के साथ और हीट एनर्जी किस तरह से दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है उसकी, यानी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट हो सकती है, ये आपको थर्मोडायनामिक्स बताता है. एन एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द हीट इंटू मैकेनिकल वर्क. जब आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आपने चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ है और आप उसको नीचे से आग जब जलाते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अगर उसके अंदर पानी बॉयल हो जाता है तो उसका लिड जो है, उसका कवर जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है. तो किस तरह से आप उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल करें. ठीक है, तो ये उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है. उसके बाद थर्मोडायनामिक्स जो है दस प्लेस सेंट्रल रोल इन द टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम रोल है इसका. सिंस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रॉ एनर्जी अवेलेबल फॉर आवर यूज इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट. क्योंकि तकरीबन जितनी भी रॉ एनर्जीज हैं वो हमें अवेलेबल होती हैं. आगे पीछे से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एनर्जी सोर्स है ज़्यादातर वो जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है, यानी खारिज होती है हीट की फॉर्म में. सो हम इस चैप्टर में तमाम बिहेवियर ऑफ वी विल शेल द स्टडी ऑफ द बिहेवियर द गैसेज एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और फिर हम उसकी सिग्निफिकेंस, उनके फ़ायदे और उनकी एप्लीकेशंस जो है वो हम कौन से डेली लाइफ में हम उसको इस्तेमाल करें उनके बारे में भी पढ़ेंगे. तो मेन जो आपके पास जो जिसके ऊपर बेस करता है वो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हैं. चूँकि हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैसेज के अंदर काइनेटिक मेन जो है वो काइनेटिक थ्योरी होती है गैसेज की, कि गैसेज किस तरह से मूव करती हैं और इसके ये 5 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं.
जिनके ऊपर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो बेस करती है. सो एज द बिहेवियर ऑफ द गैसेस इज वेल अकाउंटेड फॉर द काइनेटिक थ्योरी बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. एविडेंस इन द फेवर ऑफ द थ्योरी इज एग्जिबिटेड इन द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस एंड ब्रोनियन मोशन ऑफ द स्मोक पार्टिकल्स एक्सेट्रा. ब्रोनियन मोशन जो है वो रैंडम मोशन का नाम है. जब आपने देखा कि गैस मॉलिक्यूल्स चूंकि वो काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं, फासले पे होते हैं, जैसे अगर ये एक गैस मॉलिक्यूल है तो दूसरा गैस मॉलिक्यूल जो है वो इससे काफ़ी दूर एग्जिस्ट करता है, तो एनर्जी ट्रांसफर इसमें ज़रा मुश्किल होती है. फिर ये पार्टिकल्स जो है ये रैंडमली मूव करते हैं, जिग जैग मोशन जो है वो अक्सर ये करते हैं. और ड्यूरिंग देयर जिग जैग मोशन या रैंडम मोशन ये क्या करते हैं कि ये आपके पास इस मोशन को हम ब्रोनियन मोशन का नाम देते हैं कि ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस कोलाइजन दे कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी. और कोलाइजन के दौरान ही अगर ये पार्टिकल ये गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा तो इस कोलाइजन के दौरान ये अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देगा. इस तरह ये पार्टिकल जब इससे आकर स्ट्राइक करेगा तो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देगा. इस तरह सो ऑन हर पार्टिकल जब दूसरे से कोलाइड करता है तो ड्यूरिंग द कोलाइजन वो अपनी एनर्जी आगे सेकेंड पार्टिकल को जो है वो आगे थ्रो कर देता है, पास ऑन कर देता है. तो ये उन्होंने कहा है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के ऊपर हम, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आपको नजर तो नहीं आ रहे होते, तो उसकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के ऊपर ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये बेस करती है. ये इसके 5 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं. नंबर 1, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द गैस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी अगर आपके पास एक बीकर है और उस बीकर में आपने गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं तो ये इनकाउंटेबल है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते. एक छोटे से वॉल्यूम ऑफ गैस के अंदर, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होंगे. ये पहला पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का. नंबर 2, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. यानी उनके दरमियान का फासला इतना ज़्यादा है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो उस फासले के मुकाबले में कुछ भी नहीं है. यानी गैस मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के दरमियान के फासले के मुकाबले में साइज बहुत स्मॉल है मॉलिक्यूल्स का. ये सेकेंड पोस्टुलेट है. थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड में चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ द मोशन आफ्टर एवरी कोलाइजन. कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे. देखें ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और रैंडम मोशन के दौरान वो क्या करते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कोलाइजन. अब कोलाइजन के दौरान ना सिर्फ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, बल्कि अगर ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा था फॉर एग्जाम्पल टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आफ्टर कोलाइजन वो वापस हो जाएगा या किसी और तरफ चलने लग जाएगा, यानी अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर लेगा ड्यूरिंग द कोलाइजन. ठीक है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स एंड विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर अज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक. हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स इस वेसल के अंदर मौजूद हैं ये आपस में भी कोलिजन कर रहे हैं, और ना सिर्फ आपस में कोलिजन कर रहे हैं, ये वॉल्स ऑफ द वेसल के साथ, वो जिस बर्तन में आपने उस गैस को लिया हुआ है उसके साथ भी कोलिजन कर रहे हैं. और दोनों तरह की कोलिजन, चाहे वो आपस में कोलिजन करें चाहे वॉल्स ऑफ द वेसल के साथ कोलिजन करें, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि बोथ द कोलिजन्स जो उनके दरमियान में हैं या वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ हैं वो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. अब इलास्टिक कोलिजन के बारे में आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं. इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता. ये एक आइडियल केस है, यानी हम आइडियल केस कंसीडर कर रहे हैं. नॉर्मली आपने देखा है कि कोई भी कोलिजन जो है वो इलास्टिक नहीं होती, कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंज आ जाता है, यानी वो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व नहीं रहती. लेकिन यहाँ पर हम उसको परफेक्टली इलास्टिक यानी इलास्टिक कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो कंजर्व रहेगी. लास्ट पॉइंट इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन. सवाए कोलिजन के उनके पास कोई और सोर्स नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर सके, क्योंकि ये कोई चार्ज पार्टिकल्स तो है नहीं कि दूर दूर रह के भी एक दूसरे के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं. ये नॉर्मली आपके आम जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये तो वो हैं. सो सवाए कोलिजन के ये एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते. सिर्फ कोलिजन जब होगी एक मॉलिक्यूल की दूसरी मॉलिक्यूल से, तभी वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसी के दौरान वो एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं. उसके अलावा वो एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते. तो ये 5 बेसिक पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर, जिनको लेकर हमने चलना है इस पूरे चैप्टर में, और इन्हीं की मदद से इन अजम्पशंस को, इन 5 पोस्टुलेट्स को जहन में रखते हुए हम प्रेशर ऑफ गैस भी कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम प्रेशर ऑफ गैस के बाद जो हमने टॉपिक इसमें देखना है वो हम इसका टेम्परेचर भी कैलकुलेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर
टेम्परेचर भी करेंगे। प्रेशर ऑफ गैस काफ़ी लेंथी टॉपिक है और इसको हम इंशाल्लाह जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरे में कवर करेंगे प्रेशर ऑफ गैस को। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी हम इसमें करेंगे। ये मैं आपको बताती जा रही हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। और उसके बाद इससे डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज करेंगे जिसमें आपका बॉयल्स लॉ भी आ जाता है और चार्ल्स लॉ भी आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये भी आपकी दोनों इंक्लूडेड होंगी। उसके बाद इंटरनल एनर्जी का टॉपिक आएगा। इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं, एंड वर्क एंड हीट वाला टॉपिक भी आपका इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। और उसके बाद ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंक्लूडेड है, एग्जांपल नंबर 11.3 भी है उसका। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एप्लीकेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस भी आ जाता है और आपका एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाता है। उसके बाद ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, हीट्स ऑफ गैस, जिसमें दो तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट्स दो तरह की हैं, एक सीपी कहते हैं, एक को आप सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। वो दोनों हम देखेंगे और फिर उसका बड़ा मशहूर एक रिलेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह, वो ये वाला रिलेशन होगा, ये डेरिवेशन के सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये हम उसके साथ कैलकुलेट करेंगे। साथ ही फिर हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हीट इंजन का टॉपिक उसको इंक्लूड उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं आपको जस्ट इसका छोटा सा बता दूंगी हीट इंजन के वो क्या होता है, क्योंकि उसी से फिर हम आगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे और ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। और कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम, ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे 11.9 टॉपिक में। बस यहाँ तक है और ये इसके साथ एग्जाम्पल 11.4 इसकी इंक्लूडेड है यहाँ तक। उसके बाद आगे जितने टॉपिक्स हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ना आपका ये थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इंक्लूडेड है, ना ही आपका पेट्रोल इंजन, ना डीजल इंजन, ना एनोट्रॉपी, और ना ही ये जो इन्वायरमेंटल, ना एग्जाम्पल नंबर 11.5 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, और इन्वायरमेंटल क्राइसिस वाला टॉपिक भी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जहाँ तक बात करते हैं तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसके बाद 11.3 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, और 11.5 है आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड। 11.6 और 7 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। 11.8 भी आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए। बाकी ये जो 9, 10 हैं और ये आगे वाले जितने भी हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, सवाए 11.11 यानी 11th क्वेश्चन के, ये इंक्लूडेड है आपके स्मार्ट सिलेबस में। बाकी नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है। यानी टोटल जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है एक्सरसाइज के, वो होमवर्क और क्लास वर्क मिला के वो है आपका 1, 2 और 1, 2 के बाद 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें आपकी 11.1 वाली, 2 वाली, 3 वाली ये इंक्लूडेड है। ये क्लास वर्क क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको कराऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद होमवर्क वाली भी है, 4 वाली जो है वो आपकी होमवर्क न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद 5 और 7 ये क्लास वर्क प्रॉब्लम्स हैं। 8 वाली जो है ये होमवर्क प्रॉब्लम है, और उसके बाद 11 वाली जो है ये भी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। लेकिन ये मैं आपको क्लास वर्क और होमवर्क, जैसे कि आपको पता है मैं दोनों कराती हूँ आपको, तो वो आपको करा दूंगी। यानी टोटल जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है होमवर्क और क्लास वर्क मिला के वो आपकी 1, 2, 3 और 4, 5, 7, 8 और 11 ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की इंक्लूडेड है। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये सिलेबस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स हमने जितनी आज बातें की हैं आपने उसको नोट कर लिया होगा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.